कभी आपने सोचा है कि आखिर अमेरिका, जो कल तक इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त और स्ट्रेटेजिकल पार्टनर था, आज उसके खिलाफ क्यों खड़ा है? ये वही अमेरिका है जो दहाइयों से इंडिया को चीन के मुकाबले में सपोर्ट करता रहा, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। आज अमेरिका की पॉलिसी ये है कि इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया जाए और फिर उस टैरिफ को बढ़ाकर 80% तक ले जाया जाए। सोचें, 80% टैरिफ, ये कोई आम फैसला नहीं है, ये एक इकोनॉमिक अटैक है। और सिर्फ टैरिफ ही नहीं, वाशिंगटन ने एक और कदम उठाया, नो मोर नेगोशिएशंस। जी हाँ, अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अब किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या इंडिया ने कोई इतना बड़ा जुर्म कर दिया जिसकी सजा उसे यूं दी जा रही है, या फिर ये एक बड़ी गेम प्लान का हिस्सा है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद अमेरिका की नाराजगी की असल वजह रशियन ऑयल है। इंडिया ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, अमेरिका को गुस्सा आया और उसने इकोनॉमिक पनिशमेंट शुरू कर दी। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। क्या आप जानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद इंडिया को कहा था कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदता रहे ताकि ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहे? जी हाँ, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि वाशिंगटन ने दिल्ली को ग्रीन सिग्नल दिया था कि कीप बाइंग रशियन ऑयल, वी आर ओके विद इट। फिर सवाल ये बनता है कि अगर ऑयल का इशू नहीं है तो फिर असल वजह क्या है? जहाँ ये समझना होगा कि टैरिफ सिर्फ तजारत को कंट्रोल करने का तरीका नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक वेपन है। जब अमेरिका किसी मुल्क पर हाई टैरिफ्स लगाता है तो इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि मैसेज देना होता है, वी कंट्रोल योर इकोनॉमी, इफ यू डोंट ओबे यू विल सफर। इंडिया आज इसी वेपन का शिकार है। 50% से बढ़ाकर 80% टैरिफ का मतलब ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट्स, खास तौर पर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स, अब अमेरिकन मार्केट में मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। इंडिया के लिए ये इकोनॉमिक सफोकेशन है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर अमेरिका ने इंडिया को निशाना ही क्यों बनाया? पाकिस्तान में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अमेरिका हम पर प्रेशर इसलिए नहीं डालता क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है और इसलिए वाशिंगटन हमसे खुश या नाराज होता है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो ये है कि आज अमेरिका ने इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को भी निशाना बनाया है। यानी ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, बल्कि अमेरिका किसी भी मुल्क को पनिश कर सकता है अगर वो वाशिंगटन की लाइन से हट जाए। तो फिर असल कहानी क्या है? अगर मसला रशियन ऑयल का नहीं है, अगर ये सब सिर्फ टैरिफ्स नहीं है, तो फिर व्हाई अमेरिका टर्न अगेंस्ट इंडिया? असल किस्सा शुरू होता है 1990s से। ये वो वक्त है जब एक अमेरिकन कंपनी ने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में कदम रखा। तो ये वही वक्त है जब एक खामोश साजिश ने जड़ पकड़ी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आज से शुरू हुआ है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असल कहानी शुरू होती है 1993 से, जब एक अमेरिकन कंपनी मोनसेंटो खामोशी के साथ इंडिया में दाखिल हुई। ये वो वक्त था जब इंडियन एग्रीकल्चर अभी भी ज्यादातर ऑर्गेनिक था। किसान अपनी जमीन पर अपनी मर्जी के बीज इस्तेमाल करते थे और मार्केट पर उनकी कुछ ना कुछ सॉवरेनिटी अभी बाकी थी। लेकिन फिर आया एक गेम चेंजर, या यूं कहिए एक साइलेंट इन्वेजन। इंडिया को बेचा गया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। मोनसेंटो ने इंडिया को ये ख्वाब दिखाया, these seeds will make you world leader in cotton production, और इंडिया ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। फिर मोनसेंटो ने इंडिया में बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस करवाया। बीटी कॉटन एक ऐसा सीड था जिसे पेस्ट रेजिस्टेंट कहते हैं, यानी फसल को कम नुकसान होगा, फसल ज्यादा होगी और किसान ज्यादा कमाएंगे। शुरू में ये ख्वाब हकीकत में बदलता भी दिखाई दिया। इंडिया ने रिकॉर्ड कॉटन प्रोडक्शन की। चंद सालों में इंडिया बना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीटी कॉटन। 90% लैंड बीटी कॉटन पर कन्वर्ट हो गए। सोचे, एक कंट्री जिसके किसान सदियों से अपने बीजों पर खुद मुख्तियार थे, अचानक 90% जमीन एक फॉरेन कंपनी के सीड्स के कब्जे में चली गई। लेकिन असल ट्रैप यहाँ पे छुपा हुआ था। बीटी कॉटन के स्टीराइल सीड्स, यानी एक बार फसल उगने के बाद वो बीज दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकते थे। किसान को हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते। ये वही कंसेप्ट था जिस पर डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने वार्न भी किया था, द डे योर सीड्स आर नो लॉन्गर योर्स, योर फ्यूचर इज नो लॉन्गर योर्स।
तो इंडिया के किसान एक ऐसे साइकिल में फंसते गए जहां सीड्स सिर्फ मोनसेंटो से खरीदने पड़ते, सीड्स की कीमतें हाई होती और किसान को कर्ज लेना पड़ता। अगली फसल में फिर नए सीड्स और मजीद कर्ज। ये एक एंडलेस डेट ट्रैप बन गया। पहले कुछ चंद सालों में यील्ड वाकई ही अच्छी आई, कॉटन एक्सपोर्टर्स बढ़ने लगे, जीडीपी को बूस्ट मिला और इंडियन हुकूमत ने यह मान लिया कि बीटी कॉटन एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आने लगी, पेस्ट रेजिस्टेंस कम होने लगी, जमीन की फर्टिलिटी मुतासिर हुई और फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता और पेस्टिसाइड्स भी मोनसेंटो से ही खरीदने पड़ते। इसी तरह इंडियन एग्रीकल्चर साइकिल कॉर्पोरेट कंट्रोल में चला गया। 2014 में क्या होता है कि इंडिया की बीटी कॉटन फसल पर एक नया पेस्ट आ गया जिसका नाम था पिंक बॉलवर्म। ये कीड़ा इतना अग्रेसिव था कि बीटी कॉटन की रेजिस्टेंस नाकाम हो गई। अब क्या हुआ, फार्मर्स को कहा गया यू नीड मोर पेस्टिसाइड्स, और वो पेस्टिसाइड्स कहाँ से मिलेंगे? जी हाँ, मोनसेंटो से ही मिलेंगे। यहाँ से किसान मुकम्मल कोलैप्स की तरफ गए, कर्ज बढ़ता गया, आमदनी कम होती गई और आखिरकार लाखों किसान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। तो क्या होता है, यहाँ पर एक खौफनाक हकीकत सामने आई। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में तकरीबन 3 लाख इंडियन फार्मर्स ने खुदकुशी की। ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर सुसाइड वेव है और इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है जीएमओ सीड्स का ट्रैप। सोचे वो कंट्री जिसे मोनसेंटो ने कहा था वी विल मेक यू ग्लोबल लीडर इन कॉटन, आज इस मुकाम पर पहुंचा है जहां किसान अपनी जान देने पर मजबूर है। असल गलती इंडिया से हुई 1993 में, जब मोनसेंटो को बगैर चेक्स के अपनी जमीन में दाखिल होने दिया। यही वो ओरिजिनल सीन था जिसे अमेरिका आज तक एक्सप्लॉइट कर रहा है। इंडिया ने शुरू में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लालच में लॉन्ग टर्म सोवरेनिटी कुर्बान कर दी और यही वजह है कि आज जब इंडिया जीएमओ से पीछे हटने की कोशिश करता है तो अमेरिका फ्यूरियस हो जाता है। जब बीटी कॉटन का बूम आया तो इंडिया के सियासतदानों ने कहा दिस इज द ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, लेकिन असल ये था एक कॉर्पोरेट रेवोल्यूशन और इसके पीछे छुपा हुआ था एक डेट ट्रैप जिसने लाखों किसानों को जमीन से निकालकर कब्र में उतार दिया। यानी मोनसेंटो ने कोई चॉइस नहीं दी, किसान मजबूर हो गए थे क्योंकि ये स्टीराइल सीड्स थे, यानी एक दफा यूज हुए तो अगली फसल के लिए हमेशा नए खरीदने पड़ेंगे। अब फार्मर्स हर साल मजबूर थे कि वो मोनसेंटो से नए सीड्स खरीदें, यानी चॉइस खत्म, मोनोपोली शुरू, फार्मर्स डिपेंडेड ऑन कॉर्पोरेट। यही है असल स्लेवरी। जब किसान का बीज उसका नहीं रहा तो उसकी फ्रीडम भी खत्म हो गई। इंडिया के लाखों किसान स्मॉल लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी उनके पास जमीन कम है और वसाइल महदूद है। जब हर साल एक्सपेंसिव जीएमओ सीड्स खरीदने पड़ते थे तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया, वो था लोन, बैंक से कर्जा, लोकल मनी लेंडर्स से कर्जा। ये कर्जा सिर्फ सीड्स के लिए नहीं था बल्कि साथ में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी बाय करने पड़ते थे और वो भी इन्हीं कंपनियों के। यानी एक तरफ सीड मोनोपोली और दूसरी तरफ केमिकल मोनोपोली। फार्मर्स हैड नो एस्केप। मोनसेंटो ने फार्मर्स को एक ख्वाब बेचा था, वो ख्वाब था आर सीड्स आर पेस्ट रेजिस्टेंट। लेकिन हकीकत क्या निकली? 2014 में पिंक बॉलवर्म ने पूरा बीटी कॉटन खा डाला। अब किसान को कहा गया यू नीड मोर पेस्टिसाइड्स। फार्मर ने पेस्टिसाइड्स पर एक्स्ट्रा खर्चा किया, पेस्ट ने अटैक किया और फसल बर्बाद कर दी। रिजल्ट क्या निकला? नो यील्ड, ओनली डेट, कंप्लीट कोलैप्स। ये वो मुकाम था जहां एक किसान के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो मजीद कर्ज लेकर साइकिल को जारी रखे या फिर अपनी जान दे दे। इंडियन गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक तकरीबन 3 लाख फार्मर्स ने पिछले 2 दहाइयों में खुदकुशी की, यानी डेली ऑन एवरेज 50 किसान अपनी जान लेते हैं। क्या ये सिर्फ ड्रॉट की वजह से है? नहीं। क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से है? बिल्कुल नहीं। असल रूट कॉज है जीएमओ ट्रैप प्लस डेट साइकिल। अगर ये सीड्स इतने सक्सेसफुल थे तो फिर किसान मैस सुसाइड क्यों कर रहे हैं? और ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये मोनसेंटो मॉडल पूरी दुनिया में टेस्ट किया गया। मार्केट में वो ये कहकर एंटर होते थे वी आर हियर टू मॉडर्नाइज योर एग्रीकल्चर, लोकल सीड्स को खत्म कर दें, हमारे सीड्स खरीदें। जब कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर प्राइसेस बढ़ा दी जाएं। यही मॉडल अफ्रीका में टेस्ट हुआ, लातीनी अमेरिका में भी टेस्ट हुआ और अब साउथ एशिया में चल रहा है। डॉक्टर वंडाना शिवा एक इंडियन एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कहा था मोनसेंटो डजंट सेल सीड्स, इट सेल कंट्रोल। वंस यू बाय देयर सीड्स यू आल्सो बाय योर फ्यूचर फ्रॉम देम। और यही फ्यूचर आज इंडिया के किसानों के हाथ से निकल गया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये हकीकत खुलने लगी
तो क्या इंडियन फार्मर्स ने रेजिस्ट किया? जी हाँ, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट शुरू किए, मगर उन्हें एंटी डेवलपमेंट एंड एंटी साइंस कहकर खामोश करा दिया गया। बीटी कॉटन के ट्रैप से इंडिया ने एक लेसन खरीदा। वो लेसन ये था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अपनी एग्रीकल्चर सॉवरेनिटी कॉर्पोरेट के हवाले नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जब इंडियन फार्मर्स ने रेजिस्ट करना शुरू किया तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीधा वाशिंगटन तक पहुंचा, क्योंकि मोनसेंटो सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि यूएस इकोनॉमिक पावर का एक्सटेंशन है। अब मोनसेंटो ने 2016 में सीड पैकेट पर रॉयल्टी फी चार्ज करना शुरू कर दी और ये इतनी ज्यादा थी कि फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा बोझ बन गई। 2016 में इंडियन हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा वी विल कैप द रॉयल्टी एट 70%, यानी मोनसेंटो को एक पैगाम दिया गया, योर मोनोपोली एंड्स हियर। ये डिसीजन सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं था बल्कि ये अमेरिका को सीधा चैलेंज किया था। फिर मोनसेंटो ने कहा इफ इंडिया रिड्यूसेस आवर रॉयल्टी वी विल विथड्रॉ आवर टेक्नोलॉजी, यानी ब्लैकमेल। लेकिन इंडिया हुकूमत झुकी नहीं। मोनसेंटो ने कोर्ट्स का सहारा लिया, दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक डेवलपिंग मुल्क ने ओपनली मोनसेंटो को चैलेंज किया। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बीटी कॉटन सीड्स आर नॉट पेटेंटेबल। ये फैसला मोनसेंटो के लिए एक शॉक था। अगर सीड्स पेटेंटेबल नहीं है तो फिर उनका पूरा मोनोपोली खत्म हो जाएगा, जिसने पहली बार कॉर्पोरेट पेटेंट को स्ट्राइक डाउन किया। मोनसेंटो अकेला ये जंग नहीं जीत सकता था। 2018 में जर्मन कंपनी बायर ने मोनसेंटो को $63 बिलियन में खरीद लिया। अब ये एक ग्लोबल मर्जर बन गया। बायर्स ने कहा वी आर नॉट जस्ट अबाउट कॉटन, वी विल एक्सपेंड इनटू राइस, मेज, पल्सेस एंड इवन वेजिटेबल्स इन इंडिया। यानी सिर्फ कॉटन नहीं बल्कि पूरा फूड चेन टारगेट पर। और ये वो लम्हा था जब इंडियन एक्टिविस्ट ने कहा फ्रॉम मोनसेंटो डिक्टेटरशिप टू बायर्स एम्पायर। बायर्स के आने के बाद लॉबिंग इतनी इंटेंस हो गई कि यूएस ट्रेड रेप्स ने इंडियन मिनिस्टर्स पर दबाव डाला, आइदर यू एक्सेप्ट जीएमओ एक्सपेंशन और फेस ट्रेड बैरियर्स। यहीं से 2019 से 2020 में टैरिफ्स का सिलसिला शुरू हुआ। यानी अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फार्मर वर्सेस कॉर्पोरेट नहीं रहा बल्कि ये सुपर पावर वर्सेस नेशन बन गया। तो फिर क्या होता है कि बीजेपी हुकूमत ने एक डेलिकेट बैलेंस रखा। एक तरफ फार्मर्स का दबाव था क्योंकि वो वोटर्स हैं, और दूसरी तरफ यूएस और बायर्स का दबाव था क्योंकि वो ग्लोबल पावर है। अब यही वजह है जिसकी बुनियाद पर 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ। असल लड़ाई सिर्फ फार्म लॉज पर नहीं थी बल्कि पस्से पर्दा ये मोनसेंटो बायर लॉबी वर्सेस इंडियन फार्मर्स थी। 2020 का साल आया और मोदी हुकूमत ने अचानक 3 नए फार्म लॉज इंट्रोड्यूस करवा दिए। हुकूमत ने कहा ये मार्केट रिफॉर्म्स लॉज हैं, लेकिन ग्राउंड पर किसानों ने समझ लिया ये लॉज असल में कॉर्पोरेट्स के हक में है और फार्मर्स को बीच सड़क बेसहारा छोड़ देंगे। किसानों को खौफ ये था अगर APMC खत्म हुई तो मिनिमम पोर्ट प्राइस गारंटी भी खत्म हो जाएगी, तो किसानों की मर्जी खत्म हो जाएगी और कॉर्पोरेट्स जो रेट देंगी उस पर किसानों को चुप करके काम करना पड़ेगा। और ये कंप्लीट डेट ट्रैप था जो उन स्मॉल फार्मर्स पे था जो इंडिया में सबसे ज्यादा है दुनिया में। तो फिर क्या होता है, प्रोटेस्ट का आगाज हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों ने ट्रैक्टर्स निकाले, दिल्ली की सड़कों पर डेरे डाल दिए। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा किसान एहतजाज था। किसानों ने साफ कहना शुरू कर दिया We will not leave until these laws are replaced। महीनों तक वो दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे रहे, सर्दी, बारिश, यहाँ तक के कोविड रिस्ट्रिक्शंस को भी इग्नोर किया। मोदी हुकूमत ने एहतजाज को क्रश करने की कोशिश की। पुलिस ने टेयर गैसेस का यूज किया, लाठी चार्ज किया गया, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, प्रोटेस्ट लीडर्स पर केसेस डाले गए, लेकिन किसान डटे रहे। उनका नारा ये था कानून वापस लो वरना गाड़ी वापस लो। तो यहाँ पर बीजेपी हुकूमत पर डबल प्रेशर आ जाता है। एक तरफ फार्मर्स जो उनके कोर वोटर्स थे और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स, ग्लोबल लॉबी जो बीजेपी को कह रही थी डोंट बैक डाउन, रिफॉर्म्स मस्ट स्टे। ये वो लम्हा था जब बीजेपी की हुकूमत पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गई। हुकूमत को एक तरफ किसान फ्रेंडली नजर आना चाहती थी और दूसरी तरफ फॉरेन कॉर्पोरेट्स को भी खुश रखना चाहती थी। अमेरिका इस एहतजाज को बड़ी गहरी नजर से देख रहा था क्योंकि यूएस एग्रीकल्चर लॉबी के लिए इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। तो क्या होता है, 2024 के इलेक्शन में ट्रंप को उन्हीं फार्मर्स ने मैसिव सपोर्ट दिया। लिहाजा वॉशिंगटन के लिए ये लाजिम था कि इंडियन मार्केट खुले ताकि उनका ग्रेन और GMO सीड्स इंडिया में डंप हो सके। इसीलिए ट्रेड नेगोशिएशंस में यूएस ने कहा Either open your agriculture sector or face tariffs। वाशिंगटन का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ था, open your agriculture market, allow GMO seeds or pay the price।
इसीलिए अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, फिर इसको बढ़ाकर 80% तक कर दिया। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक वेपन था ताकि मोदी हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया जाए। अमेरिका को ये साफ नजर आ रहा था, अगर इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देता है तो यूएस फार्मर्स को एक ह्यूज मार्केट मिलेगी। मोनसेंटो, बायर के जीएमओ सीड्स इंडियन जमीन पर छा जाएंगे और इंडियन फूड सिस्टम हमेशा के लिए कॉर्पोरेट कंट्रोल में चला जाएगा। और इंडिया हुकूमत के लिए ये एक डिलेमा है, अगर अमेरिका के आगे झुकी तो फार्मर्स नाराज हो जाएंगे, बीजेपी की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अगर झुकी नहीं तो अमेरिका टैरिफ वार के जरिए पूरी इंडियन इकोनॉमी को डैमेज करेगा। यहाँ से इंडिया ने एक मिडिल पाथ निकालने की कोशिश की, यानी ऑफिशियल तौर पर जीएमओ सीड्स को रोकना, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर कॉर्पोरेट को थोड़ा स्पेस देना। मगर ये दोहरा खेल ज्यादा देर नहीं चल सकता। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। दो ही सिनेरियो सामने आते हैं। अगर भारत झुक गया तो यूएस कॉर्पोरेट इंडियन एग्रीकल्चर को मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगी और फिर साउथ एशिया के दूसरे ममालिक भी एक एक करके इन्हीं के जाल में फंस जाएंगे। अगर भारत ने रेजिस्ट करता रहा तो टैरिफ वार मजीद बढ़ेगी, लेकिन फार्मर्स की सोवरेनिटी शायद बच जाए। ये एक लूज लूज सिचुएशन लगती है, मगर असल फैसला आवाम और किसान के हाथ में है, ना कि सिर्फ हुक्मरानों के हाथ में। ये कहानी हमें एक हकीकत सिखाती है, दुनिया की सुपर पावर्स अब जंग टैंक्स और मिसाइल से नहीं लड़ती, बल्कि सीड्स, फूड और ट्रेड से लड़ी जाती हैं। अगर इंडिया हारता रहा तो सिर्फ उनके किसान नहीं मरेंगे, बल्कि पूरा साउथ एशिया गुलामी की एक नई जंजीर में जकड़ा जाएगा। लेकिन अगर इंडिया रेजिस्ट करता रहा तो ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरे खिते के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। और याद रखें, हु कंट्रोल्स द फूड कंट्रोल्स द पीपल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ इसमें से सीखने को मिला तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और आप कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि आप इस पूरी सिचुएशन में क्या सोचते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।